हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत हम लोग जीव विज्ञान की एक ब्रांच होगी ब्लड से करेंगे। आपने पढ़ा कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की उस शाखा की चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं। वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आज हीमेटोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्त एक लाल रंग का एक कोलाइडी विलयन भी है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी का अर्थ होता है कनेक्ट करना। संयोजी का अर्थ क्या होता है? कनेक्ट करना। अर्थात दूसरा शब्द लिखेंगे कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। इसी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव को शाब्दिक अर्थ है कनेक्ट करना। क्या करना? कनेक्ट करना। मैं इसके बारे में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेल, तो जब बहुत सारी लाखों करोड़ों सेलें जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यू को फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू देख लीजिएगा, सेल टिश्यू का निर्माण करता है। जब एक सिमिलर टिश्यू हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और कई ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। मेरे कहने का मतलब होता है कि ये जो ब्लड है ये एक टिश्यू है और कैसा? ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कंफर्म हो गया? अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ब्लड रक्त लाल रंग का होता है। ब्लड किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। रक्त लाल रंग का होता है। इसको पढ़ेंगे। दरअसल रक्त लाल रंग का इसलिए होता है कि इसमें हीम एक आयरन होता है और प्लस ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? सीधे से कहेंगे कि इसमें हीम प्लस ग्लोबिन, अर्थात ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीम क्या है? आयरन, जिसको Fe कहते हैं। अर्थात इस आयरन की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हम हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, WBC का रंग सफ़ेद होता है या व्हाइट होता है, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्बसेल्स कहते हैं, तो वो हीमोलिम्फ पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नंबर एक, हीमोग्लोबिन ये हीम लाल रंग का एक वर्णक है, पिगमेंट है। क्या है? एक लाल रंग का, इसको सीधे से बोलेंगे ये एक पिगमेंट है। ठीक। दूसरा हम लोग लिखेंगे एक हीमोलिम्फ। हीमो प्लस लिम्फ। लिम्फ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिम्फ अर्थात ये जो हीमोलिम्फ होता है इसका रंग क्या होता है? श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। ये भी एक क्या होता है? ये एक पिगमेंट है, अर्थात इसको दूसरी भाषा में यदि कहें टेक्निकल भाषा में
तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको का अर्थ ही होता है सफेद। तीसरा, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर ये बता दीजिए कि ऑक्टोपस का जो रंग होता है रक्त का, वो नीला क्यों होता है? WBC का रंग सफेद होता है, लिम्फ का रंग ही सफेद होता है, इसलिए WBC का रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। मैंने बताया इसके पहले। जैसे ऑक्टोपस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑक्टोपस की बात करते हैं तो इसका जो ब्लड होता है ये ब्लू कलर का होता है। ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन ये किसके कारण होता है? साइनिन पढ़े हैं कि एक हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है। ये साइनिन एक पिगमेंट है जो कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है। कौन सा, कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। इसलिए ऑक्टोपस का ब्लड किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। हमारी बात आ रही है ना समझ में? देखिए, दो चीजें होती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि इस प्रकार से रक्त का रंग लाल होता है। प्राय जो लाल रंग पाया जाता है वो मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग के जीवों में पाया जाता है। सामान्य रूप में या दूसरी भाषा में कहते हैं कि जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सामान्य रूप से ये इनमें जो रक्त होता है लाल रंग का होता है। अब अगला क्या पढ़ेंगे कि ये रक्त का निर्माण किस प्रकार होता है। रक्त में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? जो एक समूह बना तो हम लोग इसके 2 भाग कर लेते हैं। रक्त को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक, कैसे? एक पार्ट बनेगा रक्त का, पहला बनेगा प्लाज्मा और दूसरा पार्ट बनेगा ब्लड कार्पसेल्स। क्या बनेगा? ब्लड कार्पसेल्स। इनको हम लोग रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु। और इसको प्लाविका भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लाविका। प्लाज्मा को प्लाविका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतना आ गया ना समझ में? जहाँ कहीं भी मिस्टेक लग रही है आप तुरंत बताएंगे। ठीक, अब हमको पढ़ना क्या है कि ब्लड, हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो हम लोग कह देते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दरअसल मनुष्य में ऊतक 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में जो प्रमुख ऊतक होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के हम लोग पढ़े हुए हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू होता है। कैसा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा इसी को बोलते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है नर्व टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग है, वो है ब्लड। देखिए, ब्लड 2 रूपों में देखा जाता है जिसकी संरचना बनी है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसेल्स। उसी प्रकार प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लाज्मा कैसे होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है कि तरल रूप में होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोलाइडी का अर्थ होता है ये प्राकृतिक एक कोलाइडी विलयन है। उसी प्रकार कोलाइडी का अर्थ होता है कि जब उसको छाना जाए तो कुछ पार्ट अलग हो जाता है और तरल पदार्थ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे ऑर्डिनरी देखा जाता है घर में यदि हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में दूध में पानी भी तो मिला होता है, प्लस चाय की बात करेंगे तो उसमें चाय पत्ती पड़ा होता है, अदरक पड़ा होता है। लेकिन जब उसको छानते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कुछ चीजें चली जाती हैं और कुछ चीजें जो कण के रूप में, ठोस के रूप में होती हैं वो छन्नी के ऊपर आ जाती हैं। सेम वही कंडीशन इसकी है। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है, ठीक, जो कोलाइडी विलयन के रूप में काम करता है। इसमें पाया क्या किया जाता है हमको सबसे पहले देखना है। इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती हैं? ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसके पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं
कि ये पीले रंग का तरल पदार्थ क्यों है। देखिए जो यकृत होता है जो यकृत है, यकृत के बारे में आप फंक्शन ऑफ लिवर इसके पहले पढ़ भी चुके हैं। यकृत में बिलिरुबिन नाम की एक रंगास सेल होती हैं। क्या होती हैं? बिलिरुबिन नाम की रंगास सेल होती हैं जो लाइट येलो होती हैं। क्या होती हैं? लाइट येलो। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका निर्माण जो होता है लीवर से, या लीवर में बिलिरुबिन नाम की जो रंगास सेल होती हैं, इनके रंग पीले होते हैं जो प्लाज्मा में घुले होते हैं। और ये घुलते कहाँ है? यकृत में घुलते हैं। इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। और आपने एक और चीज पढ़ी है, एक होता है बिलिरुबिन। क्या होता है? एक बिलिरुबिन नाम का एक, ये भी एक जो है स्रवित पदार्थ होता है यकृत से, जो पित्त का निर्माण करता है। इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। फिर हम लोग आए अपने टॉपिक में। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो घुलित अवस्था में है। या देखिएगा इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है प्लाज्मा का। पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? ये क्षारीय होती है। प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ प्रोटीनें पाई जाती हैं महत्वपूर्ण, जैसे ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन होती है, एल्बुमिन नाम की प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है। तो ये कुछ ऐसी प्रोटीनें होती हैं जो इसमें घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, इसके आगे इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 90% होती है। कितनी होती है? जल की मात्रा जो होती है वो 90% होती है। देखिए प्लाज्मा, लगभग कुछ बुक्स लिख रही हैं कि प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है, लेकिन बहुत सारी बुकें लिखी हैं कि प्लाज्मा लगभग 60% भाग होता है। ब्लड का 60% भाग का निर्माण करता है, जिसमें से 90% जल होता है। क्या होता है? 90% पानी की मात्रा पाई जाती है। और इसके साथ ही 1% जो होता है प्लाज्मा में, आगे यहाँ देखें इंडिकेट करता हूं मैं, समझने का प्रयास करिए। इसमें जाना है समझ में, तुरंत आप बताइएगा, हम इसको रिपीट करेंगे अभी। प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग 90% होती है। इसमें ग्लूकोज C6H12O6 प्लस सोडियम, ये क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिशत कितना होता है? 1% होता है। ध्यान रखेंगे। और ये जितनी भी प्रोटीनें होती हैं प्लस कुछ मिनरल्स होते हैं, ये लगभग 9% मिल करके ये प्लाज्मा का भाग बनाते हैं। आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं नहीं आता है समझ में, आप हमसे जरूर बताइएगा। ये कुल मिला के हमने पढ़ा कि प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसका जो प्रतिशत होता है कुछ बुकों में 55, लेकिन ये ऑप्शनल के आधार पर आप टिक करेंगे, 60% होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। इसमें कुछ प्रोटीन्स घुलित अवस्था में होती हैं, जैसे ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन। इसमें जो पानी की मात्रा होती है 90% होती है। इसमें 1% में ग्लूकोज प्लस कुछ सूक्ष्म मात्रा में जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम आयंस घुलीघात अवस्था में होते हैं। और प्रोटीन प्लस अकार्बनिक पदार्थ कुछ होते हैं और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं,
जिनकी मात्रा लगभग कितनी होती है, 9% होती है। हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब आगे देखें, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कार्पसेल्स। क्या पढ़ेंगे? ब्लड कार्पसेल्स यहां से पढ़ते हैं हम लोग। इसको रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ब्लड कार्पसेल्स में इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में? 3। अभी मैंने ब्लड को 2 भागों में बांटा था, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स को हम लोग 3 भागों में यहाँ बांट देते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हम लोग प्लेटलेट्स में। बड़ा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आया करता है, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर कौन सा ब्लड होता है, क्योंकि बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं रक्त में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अपवाद के स्वरूप में ऊंट और लामा नाम के 2 ऐसे स्तनधारी ये जीवी होते हैं। लामा मीन्स पहाड़ों में रहने वाला ऊंट, छोटा ऊंट जिसको भी हम लोग कह सकते हैं। इनके रक्त में केंद्रक उपस्थित होता है। ये आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आरबीसी का जो रासायनिक नाम है, थोड़ा जो टेक्निकल नाम है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग एक एक पढ़ते चलते हैं साथ में, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या बोलते हैं? कहिए तो हम लोग लिख दें इसको हिंदी में, लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, इसको कहते हैं हिंदी में रेड ब्लड कार्पसेल्स। जिसका दूसरा टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। एक एक हम लोग लेते हैं और इसको मैं डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। आरबीसी जो होती है, आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड कार्पसेल्स में कौन सी कणिकाएं सबसे अधिक होती हैं? कुछ बच्चों ने तो धमक दिया कि प्लाज्मा। नहीं, गलत, एकदम क्वेश्चन गलत। प्लाज्मा ब्लड का सबसे ज्यादा भाग बनाता है, लेकिन ब्लड कार्पसेल्स ये जो हम लोग पढ़ते हैं, रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आरबीसी की होती है, ध्यान रखेंगे। दूसरा इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम बोलते हैं। अगला लिखेंगे, इसका भी पीएच मान आपको पता है कि जो ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य के कुल वजन का, मनुष्य के कुल वजन का जो ब्लड होता है, आपने पढ़ा है सामान्य रूप से कि मनुष्य के कुल वजन का ब्लड लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के कुल वेट का 7 से 8%, अभी मैं लास्ट में लिख दूंगा ये सारी चीजें, कुल वजन का 7 से 8% होता है। ब्लड में देखिए यहाँ एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसमें क्या क्या लिखेंगे? इसमें केंद्रक नहीं होता है। टेक्निकल पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या नहीं होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है। न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिएगा, कभी भी जब भी हम लोग बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे एलेक जेफरी, मैं बीच में चर्चा करना चाहता हूं। एलेक जेफरी ने 1983 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज कर ली। डीएनए के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के वंशागति या कुछ वंशागति लक्षण या कुछ वंशागति बीमारियों का अध्ययन आप कर सकते हैं।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। जैसे पैतृक संबंधों के बारे में, पुत्र में जब कभी विवाद होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से वास्तविक माता पिता को हम लोग जानकारी कर सकते हैं। लेकिन आरबीसी कण में केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आप आरबीसी कण से कभी भी डीएनए या आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी कि जो न्यूक्लियस होता है सेल में, ये सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हम लोग सेल का ब्रेन कहते हैं। तो ये ब्रेनलेस होता है। ये कैसा होता है? आरबीसी जो सेल होती है ये ऑर्डिनरी ब्रेनलेस होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे तारक काय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? या सेंट्रोसोम नहीं, बल्कि हम दूसरी चर्चा कर लेते हैं इसी जगह। एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में देखते हैं कि लाइसोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है। क्या कराता है? सेल डिवीजन कराता है। और ये सेल डिवीजन जो होता है प्राय देखते हैं, आपने पढ़ा भी है कि मस्तिष्क में जो होता है लाइसोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है? लाइसोसोम एब्सेंट होता है। इसी प्रकार आरबीसी में भी लाइसोसोम एब्सेंट होता है। आप ऑर्डिनरी समझते हैं कि जब मस्तिष्क में कभी इंजर्ड हो जाता है या चोट लग जाती है तो मस्तिष्क की जो सेल होती हैं वो इम्प्रूव या ग्रोथ नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन का काम कौन कराता है? लाइसोसोम कराता है। कौन कराता है? लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम यहाँ एब्सेंट होती हैं, इसलिए मस्तिष्क का ग्रोथ रुक जाता है और लोग ब्रेन हेमरेज के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। ठीक। दूसरा अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, पुरुषों में आरबीसी की जो मात्रा होती है, पुरुषों में 1 घन मिलीमीटर में पुरुषों में आरबीसी जो कण होते हैं वो 50 लाख से कितने? 50 लाख से लेकर के ये कितने होते हैं? 54 लाख तक होते हैं। आरबीसी के कण कितने होते हैं? 50 लाख से लेकर के कितने होते हैं? 54 लाख तक होते हैं। जबकि महिलाओं में सीधे से लिख देंगे, महिलाओं में इसकी मात्रा कम होती है। और देखते हैं कि ये 42 लाख से लेकर के 48 लाख तक ये आरबीसी के कण होते हैं। देखिए एक सामान्य सी बात होती है कि महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम होता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो स्वाभाविक है कि रक्त की कणिकाएं क्या होंगी? ऑर्डिनरी कम हो जाएंगी। ठीक। ज़्यादा नहीं अंतर पड़ता है, केवल आधा लीटर का अंतर लगभग ऑर्डिनरी पड़ता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन पुरुषों में समान रूप से 13 ग्राम प्रति घन मिलीमीटर, मतलब कि ये कहते हैं कि 100 जो मिली के अगेंस्ट में ये 15 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में ये 14 ग्राम देखा जाता है। अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे आरबीसी में। दूसरा पढ़ेंगे, देखिए आरबीसी की जब संख्या अधिक होती है तो इनके आकार क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आरबीसी के आकार क्या होते हैं? छोटे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जब इसकी संख्या अधिक होगी तो आकार क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक। इसका कार्यकाल क्या होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। ये 120 दिन में ये ब्रेक डाउन ले लेती है। ये सेल, ध्यान रखेंगे, ये जो कणिकाएं होती हैं ब्रेक डाउन लेती हैं। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। लेकिन अब ये क्योंकि जब ब्रेक डाउन लेती हैं, या ये कह दीजिए कि ये जो सेल होती हैं निष्क्रिय हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो ये जाती कहाँ होंगी? ये जाएंगी कहाँ? ब्लड में घूमती तो नहीं रहेंगी, बल्कि ये जाती हैं कहाँ पर? स्प्लीन, जिसको क्षेत्रीय भाषा में तिल्ली भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और इन सब का निर्माण जो होता है हमने पढ़ा है कि और जितना ब्लड का निर्माण होता है दरअसल ये बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पॉइंट देखेंगे कि रक्त का कब्रगाह किसको कहते हैं?
रक्त का प्रगाह किसे कहेंगे? स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं, ध्यान रखेंगे। इतना हमने पढ़ लिया कि आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसकी टेक्निकल भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसका पीएच मान 7.5 होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है, ध्यान रखेंगे। पुरुषों में इसकी जो संख्या होती है 50 लाख से लेकर 54 लाख तक, महिलाओं में इसकी संख्या कम होती है, जो 42 लाख से लेकर के इसकी संख्या 48 लाख तक होती है। इसका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, ये लिखेंगे 120 दिन का कार्यकाल होता है। और ये जो सेल होती है ब्रेक डाउन ले लेती है। और रक्त का प्रगाह, क्योंकि ये वहीं जा कर के इकट्ठे होते हैं का स्प्लीन में, इसीलिए रक्त को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कोई बताए? देखिए जब बच्चा पेट में होता है तब भी उसको रक्त की जरूरत पड़ती है, तो तब रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? ध्यान रखेंगे यकृत से होता है। कहाँ होता है? यकृत में मेसोडर्मी सेल होती हैं। बच्चा 3 महीने का है तब भी वो भ्रूण कहलाएगा, 8 महीने का तब भी भ्रूण कहलाएगा, और 9 महीने का है तब भी वो भ्रूण कहलाएगा। एम्ब्रियोनिक सेल, ये लीवर में मेसोडर्मी सेल होती हैं जो रक्त का निर्माण करती हैं। लेकिन यदि बच्चा बाहर आ जाता है, वातावरण में आ जाता है, तो उसको शिशु या बच्चे से कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इसका अब निर्माण कहाँ हो जाएगा? अस्थि मज्जा में हो जाएगा, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में तब तो हड्डी वड्डी बनता नहीं है उसका। लेकिन सबसे पहले लीवर में जो उपस्थित मेसोडर्मी सेल होती हैं वहां से रक्त की उत्पत्ति होती है। अब आइए WBC में, इतनी बात आ गई ना समझ में? पॉइंट में नोट कर लीजिए। रक्त का निर्माण भ्रूणी मेसोडर्म सेल से होता है। किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे WBC। इसको हटा देते हैं, एक एक पढ़ते चलते हैं। WBC में देखिएगा, WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरी भाषा में इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं। ध्यान रखेंगे WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। देखिए केंद्रक यदि उपस्थित होगा तो हमने पढ़े हुए हैं सेल में कि केंद्रक में ही तो DNA और RNA होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं? DNA RNA होते हैं। तो WBC को लेकर के जब भी DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो WBC को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट्स हम लोग ऑर्डिनरी पढ़ते हैं कि इनकी संख्या बहुत कम होती है। इनकी संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। सामान्य रूप में इनकी जो संख्या देखी जाती है वो कितनी देखी जाती है? लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। इनका अगला पॉइंट पढ़ लेंगे, कार्यकाल। WBC का कार्यकाल अधिकतम 3 से कितना होता है? 4 दिन होता है। और ये जो सब मरती हैं, अब ये सब ब्लड में मरेंगी। कहाँ मरेंगी? प्लेटलेट्स का भी खात्मा ब्लड में होता है। WBC का खात्मा कहाँ होता है? ब्लड में होता है। लेकिन ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? आपने पढ़ा होगा कि ब्लड का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में तो मैंने बता दिया कि वो मेसोडर्म सेल से होता है। लेकिन जब बच्चा कहलाता है तो इसका निर्माण बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य के शरीर में जब शिशु और बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन बाद के जब वो शिशु कहलाता है तो धीरे धीरे करके बहुत सारी जो बोन्स होती हैं मिल करके एक मजबूत आकार प्रदान करती हैं और इनकी संख्या 206 हो जाती है। हमारे शरीर में 150 से लेकर के 160
हड्डियां ऐसी होती हैं जो रेड बोन मैरो का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो जो मीट खाने वाले हैं, चिकन खाने वाले हैं, तो देखते हैं कि जब हड्डी का जो कंदरा होता है, गुहा, जब उसको हम लोग फोड़ देते हैं तो उसमें एक जालीनुमा संरचना दिखती है, और उसमें वही है तुम्हारा क्या है, बोन मैरो है। अब आगे देखें, यहाँ लिकोसाइट में दरअसल कार्यकाल इसका 3 से 4 दिन होता है, संख्या 5000 से 9000 होती है। ध्यान रखेंगे कि चाहे मेल और चाहे फीमेल, सभी में WBC की मात्रा इक्वल होती है। ध्यान रखेंगे, आप सुनने में बेहद फोकस करें, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये जो WBC होती है, महिला, मेल और प्लस फीमेल दोनों में इसकी संख्या क्या होगी, इक्वल होती है, समान होती है, कोई अंतर नहीं होता है। अंतर जो होता है वो केवल WBC में होता है और RBC में होता है, WBC और प्लेटलेट्स में कोई अंतर नहीं होता। अब हम, ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये दरअसल ये जो WBC सेल होती है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5। एक एक इसमें हम डिफाइन भी कर लेंगे शॉर्टकट में, देखिएगा। एक होती है, सबसे पहले लिखेंगे इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। दूसरा बेसोफिल्स, और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। चौथा लिम्फोसाइट्स, और पांचवा होगा मोनोसाइट। ये जो 3 सेल हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनके बारे में मैं शॉर्टकट कहना चाहता हूं। ध्यान रखेंगे, जब इयोसिनोफिल्स की मात्रा मैक्सिमम 4.5% होती है, 1 से लेकर के 4.5% होती है। जब कभी इयोसिनोफिल्स की मात्रा रक्त में, जो रक्त का जो कंपोजिशन है, जब ये बिगड़ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि इयोसिनोफिल्स की वजह से क्या होता है कि लोगों में के ब्लड में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो लोगों को इओसिनोफिलिया हो जाता है। क्या हो जाता है, और उन्होंने देखा होगा कि वो नाक उनका हरदम बहता तो नहीं है, लेकिन वो फीलिंग करते रहते हैं। वो किसकी वजह से होता है, इयोसिनोफिल्स। आइए बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के बारे में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो ये इसमें मास्ट सेल होती हैं जिनको वंश कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वंश कोशिका होती हैं। ये इसमें अन्य पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे हिस्टामिन। क्या होता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, पढ़े होंगे क्या, सीरोटोनिन। इन जैसे रासायनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रायः हम लोग देखा करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं धूप में सॉक्स हैंड वाला पहन लेते हैं, पैर वाला पहन लेते हैं, मुंह को अच्छे से ढक लेते हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों की बेसोफिल्स सेल्स में उपस्थित हिस्टामिन या सीरोटोनिन जो होते हैं, यदि ये रासायनिक पदार्थ का स्राव कर देंगे तो ऐसे लोगों को एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है, और ये जो स्किन होता है ये ब्लैक हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जबकि कुछ लोगों की जो सेल होती हैं, मास्ट सेल होती हैं, वो हिस्टामिन या सीरोटोनिन जैसे पदार्थ का स्राव नहीं करती हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। न्यूट्रोफिल्स जो सेल होती है इसकी सबसे अधिक संख्या होती है। अब जो मेन है, जो क्वेश्चन उठेगा आपका, इन 3 से नहीं उठता है यहाँ 2 से, लिम्फोसाइट। मैंने इसके पहले कहा था कि लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक लिम्फोसाइट टी होती है और दूसरी लिम्फोसाइट क्या होती है, बी होती है। मेन जो होती है लिम्फोसाइट, यही शरीर में इम्यूनिटी का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करते हैं। सीधे से कहेंगे कि एक पॉइंट और यहाँ नोट कर लेंगे कि WBC में ये एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। ये पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक। WBC का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है लिम्फोसाइट में।
लिम्फोसाइट दो प्रकार की, एक टी होती है, एक बी होती है। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन मेचुरेशन जो इनका होता है ये बी का होता है बर्सल लिम्फियाड टिश्यू। ठीक, कहाँ होता है? बर्सल लिम्फियाड टिश्यू में होता है। और जो टी होती है, जो टी के आकार की ऐसे जो बनी हुई संरचना होती है, इसका जो परिपक्व मेचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड्स में होता है। क्या होता है? थाइमस ग्लैंड्स। ये हार्ट के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको हम लोग थाइमस ग्रंथि कहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये एक अवस्था होती है जो बच्चों में धीरे धीरे करके इसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन जब इसकी उम्र बढ़ जाती है तो थाइमस जो ग्लैंड्स होती है, ये देखेंगे यहाँ लिखे देते हैं थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स का आकार क्या होता है? बढ़ती उम्र के साथ थाइमस ग्रंथि का आकार बढ़ती उम्र के साथ घटने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है? घटने लगता है। देख रहे हैं ना? हम लोग प्राय यही देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जैसे बाबा लोग होते हैं, बड़े बुढ़े हो जाते हैं, तो उनको ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड्स का परिपक्वन टी में होता है और ये प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। जब थाइमस ग्लैंड्स में क्योंकि टी का परिपक्वन होता है, मेचुरेशन होता है, तो ये कार्य करने में अक्षम हो जाती है और इस प्रकार मनुष्य रोगों से क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। आगे ना बात समझ में, आगे पढ़ेंगे। इसमें टी और बी दोनों के बारे में पता चल गया। अब अगली सेल आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है ये जीवाणुओं को का भक्षण करती है। क्या करती है? भक्षण करती है। इसका आकार बदलता रहता है, ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ी सेल भी होती है, ठीक, इसीलिए इसको अमीबी सेल बोलते हैं, इसको फैगोसाइट्स बोलते हैं। हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? इस प्रकार से यदि WBC की अधिकता होती है, ध्यान रखेंगे, तो लोगों को कमी होती है तो लोगों को ल्यूकोपीनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि इसकी कमी होती है तो लोगों को क्या हो जाता है? ल्यूकोपीनिया हो जाता है। और यदि अधिकता हो गई, क्या हो गई? अधिकता हो जाती है तो हम क्या हो जाता है? ल्यूकोडर्मा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है? ल्यूकोडर्मा। आपने पढ़ा भी है कि ल्यूकोडर्मा ही कैंसर होता है और ये प्रायः महिलाओं में क्या होता है? देखा जाता है। कभी कभी तो महिलाओं में ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जो यूटेरस होते हैं कभी कभी संकीर्णता के कारण, संक्रमण के कारण क्या होता है कि वो RBC जैसे एक तरल पदार्थ का स्राव करने लगते हैं और ये मीन्स ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया जैसे रोग होने के फुली चांसेस होते हैं। किसके? ल्यूकेमिया। अरे ना, हमारी बात समझ में? ल्यूकेमिया ये एक कैंसर का रूप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं केंद्रक उपस्थित होता है, यहाँ पर लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। हमारी बात सुन रहे हैं ना? क्योंकि केंद्रक होता है तो केंद्रक में क्या उपस्थित होता है? लाइसोसोम। तो ये ल्यूकेमिया में कभी कभी अनियमित सेल डिवीजन हो जाते हैं और ये कैंसर का रूप ले लेता है। अब आगे पढ़ेंगे अगला पॉइंट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में जो हमको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि प्लाज्मा में क्या करें हम लोग? फाइब्रिनोजन को घटा दें तो हमारा क्या बचेगा? सीरम बचता है। क्या बचता है? सीरम बचता है। ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट्स जो होती है, कभी भी डॉक्टर जब भी जांच करते हैं वो सीरम की जांच करते हैं। फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा को गाढ़ा करती है। फाइब्रिनोजन का वर्क क्या होता है? दरअसल इसका जो प्रमुख वर्क होता है, जब मनुष्य के शरीर में आघात लग जाता है या चोट लग जाता है, क्यों? तो ये जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है प्लाज्मा में, ठीक, या सीधे कॉमन शब्द में कहते हैं कि रक्त में ये फाइब्रिनोजन नामक ये प्रोटीन उपस्थित होती है। जब चोट लगती है तो यकृत क्या करता है? लिवर
के की उपस्थिति में कैल्शियम आयंस का निर्माण करा देता है। तो ऐसी दशा में ये जो फाइब्रिनोजन नाम की जो ये प्रोटीन होती है ये क्रियाशील हो जाती है और उस कटे हुए भाग में क्या करती है, उस कटे हुए भाग में आकर के वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। फाइब्रिन का मतलब होता है जाल। फाइब्रिन का मतलब क्या होता है, जाल या जालिकावत बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये उस कटे हुए भाग में जाली जैसी एक संरचना बना लेती है और ये आकर के इस कटे हुए भाग में फंस जाती है जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। ध्यान रखेंगे हमारी बात को। रक्त बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। शॉर्टकट में मैंने इसको बताया, एक बार फिर सुन लीजिएगा। प्लाज्मा में यदि फाइब्रिनोजन घटा दें तो आपका सीरम आ जाएगा। और डॉक्टर को देखे होंगे कि जब कभी हम लोग ब्लड देने जाते हैं तो वो 2 स्लाइड ले लेता है, उसको रगड़ देता है, तरल पदार्थ मिल जाता है उसको, जिसको हम लोग सीरम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है रक्त का थक्का जमाना। लीवर क्या करता है कि पोटेशियम ये सीधे से कहेंगे कि के की उपस्थिति में कैल्शियम आयंस का निर्माण करता है। कैल्शियम आयंस क्या करता है कि ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को क्रियाशील कर देता है और ये उस कटे हुए भाग में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना बना लेती है जहाँ की ये ब्लड की जो सेलें होती हैं यहाँ फंस जाती हैं और फंस करके रक्त का क्या कर देती हैं, थक्का जमा देती हैं। हमारी बात आ रही है ना समझ में। प्लेटलेट्स का दूसरा रासायनिक नाम हम लोग पढ़ लेंगे, इसको थ्रोम्बोसाइट्स क्या क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम है। ध्यान रखेंगे, ये थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख भूमिका निभाना है। इतनी बात आ गई समझ में। अब एक बार फिर आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पूछ लेता है कि आरबीसी की कमी से कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीसी की कमी से जो प्रमुख रोग हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा पीलिया का नाम सुने हैं, जॉइंटिस इसको बोलते हैं पहला, और दूसरा हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ये 2 पॉइंट आप नोट रखेंगे। पूछ लेता है कभी ऑप्शन आ जाता है कि पीलिया किसके कारण होता है, तो यदि उसमें आरबीसी लिखा तब भी सही, आरबीसी नहीं लिखा, हीमोग्लोबिन लिखा, यदि वो लिखा है कमी से, क्योंकि कमी से होता है तो ये पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है। एनीमिया जिसको रक्त अल्पता कहते हैं, आपने पढ़ा भी है कि विटामिन में 5 में कि जो विटामिन 5 और जो 6 होती है पायरिडॉक्सिन, उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना है कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। लास्ट पॉइंट, रक्त के कार्य में देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, पहला काम होता है कि ये O2 + CO2 दोनों का ये परिवहन करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये पोषक पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक, थर्ड, ताप का नियंत्रण करता है। ध्यान रखेंगे, क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। चौथा लिखेंगे, हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, हार्मोन्स का परिवहन करता है। हार्मोन्स का क्या करता है, परिवहन करता है। लास्ट में नोट लिखेंगे, स्पेशली जो क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशल जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं खास करके ध्यान रखेंगे। पहला पूछ लेता है कि रक्त की खोज किसने की, रक्त की खोज किसने की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक और बता देता हूँ, रक्त की खोज / रक्त वर्ग, इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, कार्ल लैंडस्टीनर। नाम सुने हैं ना, इसका नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, ठीक है ना, किसकी खोज की, रक्त और रक्त वर्ग दोनों की खोज की। आगे कभी कभी पूछ लेता है कि रुधिर वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, रुधिर
वंशागति का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। रुधिर वंशागति का सिद्धांत, या दूसरी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं एबीओ। और इसको 1924-25 में, कब? 1924-25 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्नस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे। किसने थे? बर्नस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, इसकी खोज की। दूसरा जैसे पूछ लेगा आरबीसी, तो आरबीसी के बारे में सीधे से हम लोग बोल देते हैं, किसका नाम? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। क्या लिखेंगे? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने आरबीसी की खोज की। डब्ल्यूबीसी की खोज डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की? लिख देंगे विलियम एडिसन। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन कर देता है कि दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की ना, तो आप सभी को पता है दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जो इसमें प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको 2, 3, 4 और बताना चाहता हूं। आप इतना तैयार कर लेंगे, कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। या लिखेंगे अगला पॉइंट, दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? किसने की? लिख देंगे विलियम हार्वे। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं मैंने नोट कर दिया है। अब जो अगला पॉइंट आएगा हमारा, अगला जब क्लास आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वर्गों की वंशागति, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। ठीक ना? आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।